अरे यार रूही, तुम भी क्या पुराने जमाने की औरतों की तरह शुरू हो गई हो कि शादी से पहले घर से बाहर कदम नहीं रखना। अरे यार, जो मजे मेहंदी की रात को बाहर दोस्तों के साथ घूमने में है, वह भला घर में बैठकर बड़ी उम्र की औरतों की नसीहत भरी बातें सुनने में थोड़ी है। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम कल रात 12 बजे तक छत पर आ जाना और फिर वहीं से दीवार लांघकर हम सब लड़कियां तुम्हें मेरी ही छत पर मिल जाएंगे। वहीं से हम गाड़ी में बाहर जाएंगे, पार्टी करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे ताकि यह रात हमारे लिए यादगार रहे। मेरी दोस्त प्रिया मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी जान भी थी। पूरा बचपन हमारा एक साथ गुजरा था। मोहल्ले में रहने वाली सारी लड़कियों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनमें से कुछ की शादी भी हो चुकी थी और जिसकी भी शादी होती थी, हम मेहंदी की रात ऐसे ही उसे अपने साथ ले जाते, चॉकलेट खाते और खूब ढेर सारी मस्ती करके वापस आ जाते थे ताकि यह रात हमें याद रहे। लेकिन मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा एडवांस सोच नहीं रखती थी, इसलिए मेरी माँ ने तो शादी के 5 दिन पहले ही मुझ पर पाबंदियाँ लगा दी थी कि खबरदार, जो तुमने बाहर जाने का नाम भी लिया, यह सब शादी से पहले ठीक नहीं होता। बल्कि मेरी माँ तो मुझे कमरे से भी बाहर नहीं निकलने देती थी। रोजाना मेरी सहेलियाँ शाम को आ जाती थी और हम ढोलक बजाते, गाने गाते, खूब शोर शराबा करते। वह मुझे मेरे होने वाले पति अनय के नाम से खूब तंग करती थी। मेरी शादी दूसरे शहर से हो रही थी। अनय मेरे लिए बिल्कुल अनजान था और उसके घर वाले भी। शादी को अभी 5 दिन बाकी थे कि मेरी सास ने आकर कह दिया था कि उनके यहाँ मेहंदी की रस्म नहीं की जाती। वह लोग इस रस्म को सही नहीं मानते क्योंकि फिर इस रस्म में लड़के लड़कियों का बेहुदा डांस उन्हें पसंद नहीं था। हालांकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, इसलिए बड़े सब बहन भाइयों ने कहा था कि हमने रूही की शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करने हैं और मैं भी यही सोचती थी कि शादी तो एक ही बार होती है, मैं क्यों भला अपनी शादी का मजा किरकिरा करूं। इसलिए मेहंदी पर सिर्फ हमारे घर के ही मेहमान इकट्ठे हुए थे। लड़के वालों की तरफ से किसी ने भी आना नहीं था। इसलिए मेरी माँ ने कहा कि मेहंदी की रस्म 3 दिन पहले ही कर ली जाएगी। रात के 12 बज रहे थे और मैं प्रिया को समझा समझा कर थक गई थी कि मेरी माँ ने तो कमरे से बाहर निकलने पर भी मेरी पाबंदी लगा रखी है, तो तुम मुझे कैसे बाहर लेकर जाओगी। वह कहने लगी, तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी मेहंदी के जोड़े में ही हम तुम्हें बाहर लेकर जाएंगे और चॉकलेट भी खाएंगे। तुम बेफिक्र रहो, बस तुम रात 12 बजे छत पर आ जाना। और फिर यही हुआ था। मेहंदी का हंगामा रात के 11 बजे तक जारी रहा। उसके बाद सभी थक कर अपने कमरों में जाकर गहरी नींद सो चुके थे। जैसे ही रात के 12 बजे प्रिया की कॉल आ गई थी कि हम सब लड़कियां छत पर मौजूद हैं, बस तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। मैंने उस वक्त अपनी मेहंदी का हरा रंग का लहंगा पहन रखा था। फूलों का जेवर तक मुझे उतारने की अनुमति नहीं दी थी। मेरी हमजोलियां कहने लगी कि सजी सबरी ही आना। हल्का फुल्का मेकअप भी मैंने कर रखा था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग थक चुके थे, इसलिए सो रहे थे। मैं दबे कदमों से चलती हुई छत की तरफ आई, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती। जैसे ही छत पर पहुंची, मेरी सारी अफलातून सहेलियां छत पर मौजूद थी। मुझे देखकर दबी दबी हंसी हंसने लगी। मैंने घबराकर अपने होठों पर उंगली रखी और उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। फिर मैं इसी लहंगे में दीवार कूदकर प्रिया की छत पर आ गई थी। वहीं से हम धीरे से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गए। प्रिया की छत की सीढ़ियां बाहर आंगन में मौजूद थी, घर के अंदरूनी हिस्से में नहीं, और वहीं से मेन गेट करीब भी था। गाड़ी पहले ही प्रिया ने मेन दरवाजे के बाहर खड़ी कर ली थी। हम बिल्कुल सावधानी से कदम उठाते हुए मेन गेट तक पहुंचे थे। मेन गेट की चाबी प्रिया के पास मौजूद थी। हम अगले ही पल गाड़ी में बैठ चुके थे। गाड़ी की ड्राइविंग प्रिया ने ही की थी। हम 4 सहेलियां थी। मुझे प्रिया ने अपने साथ फ्रंट सीट पर बिठाया था। रात के 12 बजे हमारी गलियों में तो सन्नाटा मचा हुआ था, लेकिन बाजार खुले हुए थे और मुंबई में तो
वैसे भी देर तक बाजार खुले ही रहते हैं। हम लोग मार्केट में पहुंचे तो ज़्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी, बस कुछ ही दुकान खुली हुई थी। एक चॉकलेट पार्लर जब हम दाखिल हुए तो वह कहने लगा, टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए माफ़ी मांगते हैं, आप लोग यहाँ से जा सकती हैं। लेकिन हमने उसकी विनती की कि प्लीज़ हमें चॉकलेट खाने दो। प्रिया कहने लगी, हमारा नहीं तो दुल्हन का ही ख्याल कर लो, जो घर वालों से छुपकर चॉकलेट खाने आई है। इस बात पर सब लड़कियां हंसने लगी। वह पार्लर वाला भी मुस्कुराने लगा, कहने लगा, बोला चले आ जाए। हम सब अंदर गए। पूरा पार्लर खाली था सिवाय एक टेबल के। वहाँ पर एक नौजवान लड़का ढेर सारी चॉकलेट अपने पास सामने रखे खा रहा था। जब हम अंदर दाखिल हुए तब हमने उसे देखा था। उस लड़के की नज़र मुझ पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि मैंने ही मेहंदी का लहंगा पहन रखा था, जो अच्छा खासा फैंसी भी था। बाकी लड़कियों ने तो साधारण से कपड़े ही पहने हुए थे। हम एक टेबल पर बैठ गए। वह लड़का लगातार मुझे ही देखे जा रहा था। चॉकलेट जैसे ही खत्म हुई, मैंने प्रिया से कहा, चलो यहाँ से, क्योंकि मुझे अब बेहद बेचैनी हो रही थी। इससे पहले कि हम उस चॉकलेट पार्लर से बाहर निकलते, वह लड़का उठा था और मेन दरवाजे के पास चला गया और वहाँ खड़ा हो गया। हम अभी अपनी कुर्सियों से उठ भी नहीं पाए थे जब उसने मेन गेट के पास खड़े होकर चॉकलेट वाले को गुस्से से पुकारा। कहने लगा, बाहर निकलो और दुकान का शटर बंद कर दो। यह सुनकर तो हम सब लड़कियों की जान निकली थी। साथ ही उस लड़के ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली। यह देखकर हम सबके रंग उड़ गए थे। हम सब लड़कियां फौरन चॉकलेट पार्लर के मेन दरवाजे पर चले गए। हमें लगा वह आदमी दुकान लूटने आया है, इसलिए हमारा यहाँ से निकल जाना बेहतर है। हमने कहा, हमें यहाँ से बाहर जाना है। वह लड़का मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? तुम्हारे हुस्न ने तो मेरे होश उड़ाए हैं। क्या कमाल लग रही हो। यह सुनकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। यह कहने के बाद उसने चॉकलेट पार्लर के मालिक से कहा कि तुम बाहर जाकर शटर बंद करते हो या फिर मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूं। उसने अपनी पिस्टल को चॉकलेट पार्लर के मालिक के सर की तरफ तानकर कहा। चॉकलेट वाला डर गया और मेरी दोस्त भी घबरा गई थी। मेरा तो यह हाल था कि मैं तो रोने को थी। मैंने कुछ संभल कर कहा, तुम जानते नहीं हो मेरा भाई पुलिस में है, छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पुलिस के हवाले कर दूंगी। मुझे यही बहाना इस वक्त ठीक लगा था। यह सुनकर वह नौजवान हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा, अच्छा तो तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे किया और दरवाजे से हट गया। उस दुकानदार से कहने लगा, जाओ बाहर और जो कहा है वह करो। फिर मेरी दोस्तों से कहने लगा, सामने टेबल पर बैठ जाओ। अपनी इस खूबसूरत सहेली को अपने साथ लेकर जाना चाहती हो ना? शादी है ना इसकी, इसे मैं बताता हूँ कि शादी वाले दिन सुहागरात कैसे मनाई जाती है। यह सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। मेरे दोस्त भी उसे कहने लगे कि भगवान के लिए हमें जाने दो, हम तुम्हें अपने मोबाइल और पर्स में जितने भी पैसे हैं वह सब देने को तैयार हैं। वह कहने लगा, नहीं पैसा नहीं चाहिए, यह लड़की चाहिए। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मुझे जाने दो, तुम्हें भगवान का डर नहीं है जो तुम यह पाप कर रहे हो। मुझे बर्बाद मत करो, मेरी शादी होने वाली है। यह सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, क्यों होने वाला पति क्या डीएसपी है? मुझे जेल की सलाखों के पीछे नहीं करवाओगी। वह एकदम से मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं डर के मारे कांप रही थी। कहने लगा, अब तो मुझे जिद हो गई है, मैं देखना चाहता हूँ यह लड़की मुझे कैसे पुलिस तक पहुँचाती है। मैं इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वह अभी बात कर ही रहा था कि जब दुकान का शटर बंद हुआ था। मेरी दोस्त हाथ जोड़कर उस लड़के से कहने लगी, हमें जाने दो। तो उसने बंदूक उसकी तरफ तानी। कहने लगा, ज्यादा बकवास की तो तुम लोगों को गोली मार दूंगा, चुपचाप टेबल पर बैठो। वह तीनों चुपचाप कोने में बने केबिन में चली गई। वह लड़का मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने कुर्सी उठाई और उसको मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने कुर्सी को पकड़कर एक तरफ फेंका था। कहने लगा, अगर तुमने कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी इज्जत की अर्थी निकाल कर रख दूंगा। तुम्हें सुबह से पहले नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बात मान ली
तो मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा और तुम वापस अपने घर चली जाना और शादी मनाना। उसके शब्दों से और उसके अंदाज से लग रहा था कि जैसे वह नशे में है। कहने लगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, लेकिन मुझे यह बात मंजूर नहीं थी। मैं कैसे कोई पाप कर सकती थी। मैंने कहा, तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, पूरी जिंदगी हवालात के अंदर सड़ते रहोगे। लेकिन उस आदमी ने बड़ी बेदर्दी से मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया था। मेरा चीखना चिल्लाना और मेरी दोस्तों की सिसकियां बस यही मुझे चॉकलेट पार्लर में सुनाई दे रही थी। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद वह लड़का कहने लगा, अगर तुम यह सब कुछ शराफत से करने देती तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अब मैं तुम्हारी कमर पर एक ऐसी निशानी लगाऊंगा कि तुम्हारा पति शादी की रात ही उसे देखकर तुम्हारी हकीकत जान जाएगा। यह कहने के बाद उसने अपनी जेब से कोई नुकीली चीज निकाली थी। मैं उस वक्त वैसे भी बिल्कुल बेजान सी हो चुकी थी। उस आदमी ने मुझे अपने जुनून का निशाना बनाया था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना बचाव कर सकती। उसने मेरी कमर पर न जाने क्या लिखा था कि मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। उसके बाद वह मेरी दोस्तों से कहने लगा, जाओ ले जाओ इसे। मेरे दोस्त मुझे गाड़ी तक ले गई थी। मुझे यहाँ आने पर अब पछतावा हो रहा था। काश कि मैंने अपनी माँ की बात न टाली होती, अपने दोस्तों की बात न मानती, रात के समय अपनी मेहंदी के जोड़े में बाहर न जाती। मेरी तो दोस्त भी अब बुरी तरह से रो रही थी और मुझसे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन मैं चुपचाप गुमसुम बैठी हुई थी। अब सुबह के 5:30 बज चुके थे। प्रिया की छत से ही मैं अपनी छत पर आ गई और अपने कमरे में आ गई और फिर अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे दिल से अब उस लड़के के लिए बद्दुआ ही निकल रही थी, लेकिन कसूर तो मेरा ही था। मुझे इस समय जाना ही नहीं चाहिए था। सुबह तक मुझे तेज बुखार हो चुका था। मेरी माँ यह देखकर परेशान हो गई। उन्हें लगा बुखार की वजह से मेरी ये हालत हुई है। यह दिन मेरे लिए बड़ा ही तकलीफ से गुजरे थे। प्रिया ने कहा था कि तुम किसी से कुछ मत कहना, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और वैसे भी कुछ ही दिन में तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। लेकिन भला मैं यह बात अपने पति से कैसे छुपा सकती थी? और फिर मेरी इज्जत दागदार करने के बाद उस आदमी ने न जाने मेरी कमर पर क्या लिखा था कि मेरा पति पहली रात ही मेरी हकीकत जान जाता। मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन मेरी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। मैं हर वक्त रोती रहती। मेरी माँ मुझे वजह पूछती तो मैं यह कह रही थी कि आप लोगों से जुदा होने का गम है, लेकिन गम तो कुछ और ही था। मैं जानती थी अगर मेरे पति को पहली रात ही सब पता चल गया तो वह मुझे तलाक दे देगा। फिर मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? मेरे घर वाले मुझे ही बुरा भला कहेंगे कि तुमने हमारी नाक कटवा दी, हमारी इजाज़त के बगैर रात को क्यों गई। हालांकि मेरी दोस्तों का यही प्रोग्राम था कि मेहंदी के रात भी वह शादी तक रोजाना आएंगी और तुम्हारा दिल बहलाने की कोशिश करेंगे। किसी को शक नहीं होगा, लेकिन सन्नाटा तो मेरे दिल के अंदर था जो किसी पल कम नहीं होता था। उस लड़के के लिए मेरे दिल से हर पल बद्दुआ निकला करती थी। भगवान करे वह मर जाए या उसके साथ कुछ ऐसा हो कि वह पूरी जिंदगी तड़पता रहे, तकलीफ बर्दाश्त करता रहे, रोए मौत मांगे, लेकिन उसे मौत भी ना मिले। मैं जितनी बद्दुआ उसे दे सकती थी दे रही थी। उस लड़के ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मैं जानती थी कि मेरी शादी का अंजाम क्या होने वाला है। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मुझ पर एक डर सवार था। शादी के दिन भी दुल्हन बनी बैठी मैं डर के मारे कांप रही थी। सब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मेरी तारीफें कर रहे थे, लेकिन मैं चुप थी। हालांकि मैं अनय को पहले से नहीं देखा था, बस एक बार उसकी तस्वीर देखी थी। शादी से कुछ दिन पहले तक मुझे अपने पति को देखने का बहुत शौक था। मैं दिन गिनती थी अपनी शादी के, लेकिन आज मैं चाहती थी कि यह सारा मंजर मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाए, या फिर वह हादसा कोई सपना बन जाए, उसका हकीकत से कोई लेना देना ना हो। लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं था। विदाई के समय भी मैं मरे मरे कदमों से अपने घर से विदा हुई थी। गाड़ी में मेरी दोनों ननद मेरे बराबर में बैठी हुई थी और मेरे साथ हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी।
मैं अपने ससुराल पहुंची तो मुझे मेरे कमरे में बिठाया गया। उस वक्त मेरा दिल यूं था जैसे डर के मारे बंद हो जाएगा। मेरा जी चाहा कहीं से मुझे जहर मिल जाए और मैं खाकर मर जाऊं। क्या जवाब दूंगी मैं अपने पति को? मैं ना तो पवित्र थी और ना ही उसके लायक थी। इसलिए सोचा अपनी आंखें बंद करके सारी हकीकत अपने पति को बता दूं। फिर मुझे अपने समाज का रवैया याद आने लगा। ऐसी लड़कियों के बारे में कोई भी सच सच नहीं मानता, बल्कि उसी को बदनाम करके धक्के देकर निकाल दिया जाता है। मेरा पति भला क्यों ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारेगा जो पहले से ही दागदार हो? और मैं यह भी नहीं कह सकती थी कि उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मेरा दोष बस यह था कि मुझे रात के समय बाहर नहीं जाना चाहिए था। मैं यही सोच रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। अनय अंदर दाखिल हुआ था। मैंने एक नज़र उसे देखा। काफी सीरियस नौजवान लग रहा था। बड़ी खामोशी से आकर मेरे सामने बैठ गया। मैं अपने अंदर यह हिम्मत जमा करने की कोशिश कर रही थी कि उसे सच बता दूं, फिर चाहे वह मुझे जो मर्जी सजा दे, मैं उस सजा को स्वीकार कर लूंगी। लेकिन उसके साथ धोखेबाज रिश्ता नहीं निभा सकती। लेकिन मेरे कान में बार बार अपने दोस्त की बातें गूंज रही थी, जो कह रही थी कि अपने पति को कभी भी इस हादसे के बारे में मत बताना। वह कभी भी तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा। इसे एक हादसा समझकर भूल जाना। हो सकता है कि उसे कभी पता भी न चले और तुम्हारी जिंदगी से यह कांटा निकल जाए। लेकिन अगर तुमने उसे सच बता दिया तो मुमकिन ही नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में बाहर आए। फिर सिवाय उदासी और बदनामी के कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा मन समझ नहीं पा रहा था कि क्या फैसला करे। क्या प्रिया की बात मान लूं या वह करूं जो मेरा दिल कह रहा है। मेरा दिल कह रहा था कि झूठ मत बोलो, सच बता दो। लेकिन मेरी जबान कुछ भी बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरे दिमाग में सारे शब्द गुड़मुड़ हो चुके थे। लगता था कि मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। क्या कहती, कहाँ से शुरू करती? मैं अपनी सोचों के ताने बाने बुन रही थी जब मेरे ठंडे हाथ पर अनय के गर्म हाथ पड़े थे। मैं एकदम से चौंक गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसने मेरा हाथ थामा और अपने होठों पर लगा लिया। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर जब देखी थी तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर तुम्हारे बारे में जब मेरी बहनों ने मुझे बताया तो मैं जाने अनजाने तौर पर तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा। कुछ हमारे रिश्ते का भी असर है कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचने लगा। कुछ तो तुम मेरी आइडियल भी थी, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह कहते हुए उसने मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई थी। कहने लगा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम यह अंगूठी कभी मत उतारना। वह जैसे जैसे बोल रहा था मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुट्ठी में दबोच रहा है। मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और हर औरत की तरह मैं भी चाहती थी कि उसकी मोहब्बत में कमी ना आए। लेकिन अगर मैं उसे सच बता देती तो यह यकीनन उसका व्यवहार मेरे लिए बदल जाता। वह मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। धीरे धीरे उसने मेरी ज्वेलरी उतारना शुरू की, लेकिन ऐसे मौके पर भी मेरे चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। और उसने लाइट बंद की और नाइट बल्ब जला दिया। लेकिन इस हल्की रोशनी में मुझे लगा कि जैसे मेरा राज अब खुल जाएगा। हालांकि वह मुझे धीरे धीरे अपने प्यार का विश्वास दिला रहा था। कहने लगा, शादी का रिश्ता सदियों से चला आ रहा है। यह बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है जो एक अनजान लड़की और लड़के को बेहद करीब ले आता है। मैंने कहा, यह वाली लाइट भी बंद कर दें। कहने लगा, नहीं, इतनी सी लाइट रहने दो, मुझे बिल्कुल अंधेरे में नींद नहीं आती। लेकिन जैसे ही उसने मुझे अपनी बाहों में लेकर मेरी कमर को छुआ, उसका हाथ उसी जगह लगा जहां मेरा जख्म लगाया गया था। उस गंदे आदमी ने पता नहीं किस चीज से यह निशान लगाया था। जख्म बहुत ही गहरा था और इत्तेफाक ऐसा था कि अनय का हाथ सीधा इस जख्म पर पड़ा था। जख्म अभी हरा था और मैं एक सिसकारी लेकर रह गई थी। उसने अपना हाथ पीछे किया था। कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा, चोट लग गई थी। मेरी दोस्त मेहंदी के फंक्शन में मेहंदी की प्लेटों में मेहंदी पर मोमबत्तियां लगाए हुए थी। वह मेरे पीछे ही खड़ी थी कि अचानक से जलती मोमबत्ती से मेरा लहंगा थोड़ा सा जल गया था, इसलिए मेरी कमर पर भी थोड़ा सा जख्म लग गया था। यह सुनना था कि अनय उठकर बैठ गया। उसने लैंप की रोशनी तेज कर दी
कहने लगा, फिर तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी। ऐसा करो कि तुम कोई भी सादा से कपड़े पहन लो, उतारो इन भारी भरकम कपड़ों को जो तुम्हारे लिए तकलीफ का कारण बन रहा है। यह सुनकर तो मैं घबरा गई, मैं भी उठकर बैठ गई। कहने लगा, लाओ दिखाओ कहाँ जख्म है। यह सुनकर तो मैं और भी ज्यादा डर गई। मैं कैसे उसे दिखा सकती थी? उस लड़के ने यही तो कहा था कि जब तुम्हारा पति देखेगा तो जान जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मैंने जल्दी से अलमारी से सादा सा ड्रेस निकाला और बाथरूम में चली गई। वहाँ मैं शीशे में अपनी कमर देखनी चाहिए, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है। मैंने कपड़े बदले और बाहर आ गई। मुझे लगा कि अनय के भी दिमाग से निकल चुका होगा। मैं दोबारा लेट गई। वह कहने लगा, लाओ मैं तुम्हारे जख्म पर दवा लगा दूं। फिर साइड टेबल से एक ट्यूब निकालकर कहने लगा, इससे जले हुए जख्म पर आराम पहुंच जाता है। लेकिन मैंने ट्यूब उसके हाथ से पकड़ ली। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद ही लगा लूंगी। वह कहने लगा, मैं क्यों नहीं लगा सकता? जहाँ जख्म है वहाँ तुम्हारा हाथ नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहती थी वह देखे, क्योंकि उसे देखते ही वह मेरा राज जान जाता। मैं चाहती थी समय जैसे जैसे गुजर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे बार बार कहने पर भी वह नहीं माना। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को किस्मत के हवाले कर दिया। मैं जितनी कोशिश कर सकती थी कर ली थी। अब अगर मेरी किस्मत में मेरे घर का टूट जाना ही लिखा था तो मैं क्या कर सकती थी? जैसे ही उसने मेरी कुर्ते को ऊपर किया था, कुछ देर तक वह मेरा जख्म देखता रहा, कुछ नहीं बोला। फिर फौरन उसने मेरी कमीज नीचे कर दी और वॉशरूम में चला गया। उसने वॉशरूम का दरवाजा बड़ी ही जोर से बंद किया था और मेरा दिल ऐसा था कि धड़कना भूल गया था। शायद वह मेरा राज जान चुका था। मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। शायद वह वॉशरूम से आते ही मुझे धक्के मारकर कमरे से निकाल देगा, मेहमानों में शोर मचा देगा और मेरे घर वालों को बुलाकर उन्हें अपमानित करेगा। मुझसे मेरी बदकिरदारी की वजह पूछेगा। मेरा जी चाहा काश कि मुझे इसी पर मौत आ जाए, लेकिन मैंने देखा कि वह वॉशरूम से बाहर आया तो उसकी आंखें लाल थी। वह बाहर आया और साइड टेबल से पानी की बोतल उठाई और 2-3 घूंट पीकर वह कमरे में बने छोटे से मंदिर में चला गया। मेरा दिल अभी डर के मारे कांप रहा था कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन हैरान मैं उस वक्त हुई जब मुझे मंदिर से रोने की आवाजें आने लगी। अनय रो रहा था। रोते हुए कहने लगा, भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद है। यह सुनकर मेरा तो दिमाग चकराने लगा। वह किस बात का धन्यवाद कर रहा था? मुझे तो लगता था कि वह यह सब देखकर मुझे घर से निकाल देगा, लेकिन वह तो या शायद उससे किसी और बात का धन्यवाद किया होगा। शायद उस लड़के ने मेरी कमर पर सिर्फ जख्म ही डाला होगा। मेरी कमर पर सिर्फ जख्म ही डाला होगा। कुछ भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि जिससे यह पता चल सके कि मेरे साथ क्या हुआ है। जैसे ही वह मंदिर से बाहर आया, मेरे पास बैठ गया और फिर मेरी कमर पर दवा लगाई और कहने लगा, रूही तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं तो उसका व्यवहार देखकर परेशान थी। उसने उस रात मुझे छुआ तक नहीं था। यह बातें मेरे लिए अजीब थी, क्योंकि जिस तरह से वह पहले मेरी तारीफें कर रहा था, अपनी बेबातियों का जिक्र कर रहा था, मुझे नहीं लगता था कि वह रात को अपना हक वसूल नहीं करेगा। लेकिन उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मैं जितना इस बारे में सोच रही थी, उलझती जा रही थी। सुबह नाश्ते के बाद कहने लगा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। फिर वह मुझे ऊपर ले गया। एक कमरा था जो कि बंद था। उसने हल्की से दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कि कौन है? अनय कहने लगा, मैं हूँ अनय, देव दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, अनय तो आ जाओ ना यार, दरवाजा खुला है। जैसे ही अनय ने दरवाजा खोला, मुझे लगा कि जमीन फटी है और मैं उसके अंदर चली गई हूँ। मुझ पर जैसे कयामत टूटी थी, क्योंकि सामने तो वही लड़का व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। जितना उसे देखकर मैं हैरान थी, उतना ही वह लड़का मुझे देखकर हैरान था। मेरा दिल तो यह था कि धड़कना भूल गया था। मैं फौरन से पलट गई। मैं बाहर जाने लगी। जब अनय ने मेरा बाजू पकड़ा, कहने लगा, यह मेरा छोटा भाई है, मिलोगी नहीं इससे। यह सुनकर तो मुझ पर जैसे कयामत टूटी थी। वह भी फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। यह कैसी आजमाइश थी मेरे लिए। मेरा घर तो शायद अब वाकई बर्बाद हो जाता। अनय मुझे अंदर ले गया।
कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। वह लड़का मुझसे नजरें चुरा रहा था, मिलता भी कैसे। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा था। अनय मुझे उसके पास ले गया, उसके सामने रखे सोफे पर मुझे बैठने के लिए कहा और खुद भी बैठ गया। फिर उस लड़के से पूछने लगा, देव क्या यह वही लड़की है? यह सुनना था कि मेरी जान निकली थी, तो क्या वह यह सब जानता था? देव ने नजर नहीं उठाई थी, हालांकि सारे इशारे में हमें सर हिला दिया था और साथ ही फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था, लेकिन देखो मुझे इसकी कितनी बड़ी सजा मिली है। कहने लगा, उस रात मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पिला दी थी और अगर मैं ऐसे ही अपने घर चला आता तो मेरी माँ को पता चल जाता, इसलिए मैं चॉकलेट पार्लर पर जाकर ढेर सारी चॉकलेट मंगवाई और खाने लगा। लेकिन जब मैं तुम्हें वहाँ अपनी दोस्तों के साथ आते देखा तो तुम्हारे हुस्न को देखकर मुझ पर शैतान सवार हो गया था। मैं कभी कभी शराब पी लिया करता था, लेकिन मेरे घर वालों को इसकी खबर नहीं थी, सिवाय अनय के, क्योंकि मैं उससे कुछ भी नहीं छुपाता था। वह मुझे हमेशा रोकता था कि यह मत किया करो। मैं कहता, छोड़ दूंगा, बस शौक है, कुछ साल अपना शौक पूरा करने के बाद छोड़ दूंगा। लेकिन तुम्हें देखने के बाद एक तो शराब का नशा, ऊपर से शैतान सवार, फिर तुम्हारी धमकी ने मुझे और भी गुस्सा दिला दिया। मैं तुम्हें वहाँ चॉकलेट पार्लर में बर्बाद करने के बाद जब अपनी बाइक पर सवार होकर घर आ रहा था तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी एक टांग खो चुका हूँ। यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, मैंने अनय से कहा कि मुझे उस लड़की की बददुआ लग गई है, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। कुछ दिन बाद उसकी शादी थी, उसके पति ने सच जान लिया तो उसको छोड़ देगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस एक बार मेरी खातिर उस लड़की को ढूंढ लो। मैं अनय को बता रखा था। कि मैं उस लड़की की पीठ पर एक्स का निशान बना दिया है। मैं तो बस हैरान सी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। अनय कहने लगा, रूही जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, बस वह एक हादसा था और तुम्हारे साथ गलत करने वाला मेरा ही बेगैरत भाई था। लेकिन यह मेरा भाई है, इसलिए इसे जान से नहीं मार सकता हूँ। वैसे भी यह आधा मर चुका है, सारी जिंदगी इसे अपाहिज बनकर गुजारनी है, इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि तुम इसे माफ कर दो। मैंने कहा माफ कर दूं, कैसे माफ कर दूं? क्या माफ करना इतना आसान होता है? मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता, इसने मेरी रूह तक को घायल किया है। मुझे पता होता यह तुम्हारा भाई है तो मैं तुमसे कभी भी शादी ना करती। तुम बेशक मुझे छोड़ दो, लेकिन इस आदमी के लिए मुझसे माफी मत मांगो। यह कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गई थी। तेजी से सीढ़ियां तय करके अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। यह कैसी आजमाइश थी? अगर यह अनय का भाई ना होता तो क्या अनय मुझे स्वीकार करता? मैंने उसे माफ नहीं किया और अनय का घर छोड़कर मैं अपने घर चली आई। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।